हेलो। हाय गाइस। मैं मनोज शर्मा। पिछली क्लास में आप लोगों को लेटर मुगल से आधुनिक भारत का मैं शुरुआत किया था। आज मैं आप लोगों को मराठा पढ़ाऊंगा। मराठा पढ़ने से पहले हमें यह ध्यान देना है कि मराठों के उत्कर्ष के पीछे कौन कौन से कारण रहे। मराठों के उत्कर्ष के पीछे प्रमुख कारण में उनकी भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के अलावा वहाँ के संतों का भी प्रमुख योगदान रहा है। भौगोलिक स्थिति में हम ध्यान देते हैं कि पूरा मराठा क्षेत्र दक्षिण के तरफ से बहमनी साम्राज्य से और उत्तर के तरफ से मुगल साम्राज्य से घिरा हुआ था। उसके अलावा संपूर्ण मराठा साम्राज्य दुर्गम प्रदेशों, पहाड़ी क्षेत्रों, अनुपजाऊ भूमि से भरा पड़ा था। फलतः मराठों को ये सब भौगोलिक परिस्थितियां जुझारू बनाने के लिए प्रेरित की। इसके अलावा इन सभी परिस्थितियों ने ही मराठों को शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाया। मराठा चूंकि उस वक्त शक्ति में न मुगलों का न बहमनी साम्राज्य का मुकाबला कर सकते थे। फलतः पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण वे गुरिल्ला युद्ध अर्थात छापामार युद्ध में पारंगत थे। छापामार युद्ध ही मराठों को मुगलों के विरुद्ध और बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध कामयाबी में सहयोग प्रदान किया। प्रमुख संतों में हम वामन पंडित, एकनाथ, रामदास का नाम ले सकते हैं। ये सारी बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र करने का कार्य इन संतों ने किया। अब इन शक्तियों को जो एकत्रित हो गई थी, इन शक्तियों को कौन ऐसा प्रमुख सेनापति हो जो सही दिशा प्रदान करे। तो 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ। सिवनेर के किला में इन्होंने ही बिखरी हुई मराठा शक्ति को एकत्रित किया। एकत्रित करने के लिए उन्होंने संतों की वाणी का सहारा लिया। इसके अलावा हिंदू धर्मोद्धारक, हिंदू उत्थान की बात कही और इस तरह संपूर्ण मराठा शक्ति को एकत्रित किया। यह बात कोई धार्मिक नहीं था। यह बात इसलिए कहा गया कि वहां की मराठा जनता को एकत्रित किया जा सके। यह राजनीतिक था। राजनीतिक था। जब पूरी तरह से एकत्र कर लिए तब शिवाजी का विजय अभियान की शुरुआत होता है। थोड़ा सा शिवाजी के पृष्ठभूमि पर हम जाते हैं। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले दक्षिण के बहमनी साम्राज्य में नौकरी कर चुके थे और नौकरी कर भी रहे थे। शिवाजी के जन्म के बाद अपनी पत्नी तुकाबाई मोहिते के साथ वह बीजापुर में पुनः चले गए। शाहजी भोसले की जो पहली पत्नी थी जीजाबाई, जो शिवाजी की माता थी, शिवाजी उनके साथ सिवनेर में रह गए। इस तरह शिवाजी के व्यक्तित्व पर, शिवाजी के शिक्षा पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता का पड़ा, जिसका वर्णन रनाडे ने भी किया है कि किसी भी महापुरुष पर अगर किसी उसके माता का ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो वह शिवाजी है। शिवाजी पर उनके माता के अलावा उनके संरक्षक और गुरु दादाजी कोंडदेव का भी प्रभाव पड़ा। शिवाजी पर आध्यात्मिक प्रभाव तथार्थ गुरु रामदास का पड़ा, जिन्होंने दशरथ की रचना की थी। इस तरह शिवाजी संपूर्ण रूप से तैयार हो गए। तैयार होने के बाद उन्होंने सबसे पहले बीजापुर पर आक्रमण किया
और बीजापुर से सिंहगढ़ का किला 1643 में छीन लिया। यह शिवाजी की पहली सफलता थी। बीजापुर के सुल्तान इससे बौखलाया और शिवाजी के विरुद्ध कार्रवाई करते रहा। इसी क्रम में 1665 में 1665 में बीजापुर के सुल्तान शिवाजी के विरुद्ध अफजल खां को भेजा। अफजल खां चतुराई करते हुए शिवाजी के पास कृष्णजी भास्कर को भेजा। शिवाजी बहुत चतुर व्यक्ति थे, वह उसकी मंशा को समझ गए और कृष्णजी भास्कर को अपनी तरफ मिला लिए। मिलाने के बाद उन्होंने अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी को बीजापुर के तरफ से कुछ समय के लिए शांति मिल गई। इसके बाद अब समस्या सबसे बड़ी थी, मुगल समस्या। मुगल साम्राज्य में उस वक्त शासन व्यवस्था औरंगजेब के हाथों में था। ध्यान देने वाली बात है, शासक बनने से पहले भी शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब दक्षिण को अच्छी तरह से जानता था। फलतः वह मराठा शक्ति को नियंत्रित करने के लिए 1660 में 1660 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा। शाइस्ता खां के साथ उसका पुत्र फतेह खां भी गया। 1663 में शिवाजी शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर दिए और फतेह खां की हत्या कर दी। इस तरह शाइस्ता खां पराजित होकर के मुगल दरबार में आया। औरंगजेब गुस्से में शाइस्ता खां को दक्षिण के सूबेदारी से हटा करके बंगाल का सूबेदार बना दिया और दक्षिण का सूबेदार कछवाहा राजपूत जयसिंह को बनाया। वही कछवाहा राजपूत जिसका वर्णन हम अकबर के काल में करते हैं, जिसका वर्णन हम आमेर के शासक के रूप में करते हैं। इनका पूर्वज भारमल भगवान दास मानसिंह थे। 1665 में जयसिंह रायगढ़ के किला में शिवाजी को घेर लिए। शिवाजी पुरंदर के किला में शिवाजी को घेर लिए। शिवाजी कोई बस नहीं चलता देख उनके शर्तों पर संधि करने के लिए तैयार हो गए। संधि करने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी के पास उस वक्त 35 किले थे। 35 किला में वह मुगलों को जिस किले का सर्वाधिक आय था 23 किला देने को तैयार हो गए। 12 किला शिवाजी अपने पास रखे। शिवाजी को जयसिंह आश्वासन दिए थे कि आपको और आपके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में सम्मान प्राप्त होगा, अच्छा मनसब मिलेगा। लेकिन जब शिवाजी औरंगजेब के दरबार में गए तो वह सम्मान उनको प्राप्त नहीं हुआ। बड़े दरबार में शिवाजी औरंगजेब को विश्वासघाती कहे। गुस्से में आकर औरंगजेब आगरा के जयपुर किले में, जयपुर भवन में शिवाजी को कैद करवा दिया। 1666 में किसी भी तरह शिवाजी वहां से भागने में सफल रहे। लेकिन पुनः शिवाजी मुगल दरबार में पत्र लिखे संधि के लिए और जसवंत सिंह की मध्यस्थता से 1668 में 1668 में मुगल और शिवाजी के मध्य संधि हो गई। यह संधि अधिक समय तक नहीं चली, कारण कि हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि 1707 के बाद मुगलों के अधीन केंद्रीय व्यवस्था क्षीण होने लगी थी। जब मुगलों के अधीन केंद्रीय व्यवस्था क्षीण होने लगी थी तो इसका फायदा मराठा शक्ति तो उठाएंगे ही, और यह हुआ भी। तो हमने देखा कि किस तरह 1665 में पुरंदर की संधि, 1668 में जसवंत सिंह के मध्यस्थता के फलस्वरूप मुगल और मराठा के बीच संधि, और इसके बाद शिवाजी और भी सफल अभियान किए जिसका वर्णन मैं
नियमित क्लास में करूंगा। और भी सफल अभियान करने के बाद शिवाजी रायगढ़ के किले में बनारस से, काशी से गंगा भट्ट को बुलाया और उनसे विधिवत अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक कराने के बाद 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु के पूर्व भी शिवाजी अपने 2 बच्चों राजाराम और संभाजी, संभाजी बड़े पुत्र थे, राजाराम छोटे पुत्र थे। शिवाजी की 2 पत्नियां थीं, साईबाई निम्बालकर और सोयराबाई। सोयराबाई के पुत्र राजाराम थे और साईबाई निम्बालकर के पुत्र संभाजी थे। संभाजी दंभी थे, घमंडी थे। फलतः शिवाजी नहीं चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी संभाजी बने, फलतः वे संभाजी को पन्हाला के किले में कैद कर दिए थे। जब 1680 में उनकी मृत्यु हो गई, तब राजाराम अल्पवयस्क थे। उनको सोयराबाई उत्तराधिकारी मानकर मराठा छत्रपति घोषित कर दिए। इधर शिवाजी के मृत्यु का फायदा उठाकर संभाजी कैद से रिहा हो गए और कवि कलश की सहायता से मराठा साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। मराठा साम्राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर सतारा को अपनी राजधानी बनाई। और सबसे बड़ी भूल यह हुई कि वह औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण दे दिया। बौखलाया औरंगजेब इनके विरुद्ध मुकर्रम खां को भेजा। मुकर्रम खां 1689 में कवि कलश और संभाजी को कैद कर लिया। संभाजी की हत्या कर दी गई और उनका खाल निकालकर उसमें भूसा भर दिया गया। यह इतिहास की सबसे बर्बर हत्याकांड मानी जाती है। 1689 में बड़ी समस्या आ गई मराठा साम्राज्य के लिए कि भाई अब सत्ता कौन संभालेगा। राजा राम तो बहुत छोटे थे, तो संभाजी के पत्नी यसुबाई राजा राम को संरक्षित कर 10 वर्षों तक सत्ता का पर्दे के पीछे से संचालन किया। राजा राम को विशालगढ़ के किले में संरक्षित कर दिया और खुद मुगलों के विरुद्ध संघर्ष करती रही। यद्यपि कि बाद में संभाजी के पुत्र शाहू और यसुबाई को रायगढ़ के किले से कैद कर लिया गया। ये मुगलों के अधीन चले गए। बाद में मराठा का राजधानी मैंने बताया था कि संभाजी के काल में सतारा हो गया, तो सतारा राजा राम के भी काल में था। बाद में सतारा पर अधिकार मुगलों का हो गया और 1700 में मुगलों से लड़ते हुए 30 वर्ष की अवस्था में राजा राम की मृत्यु हो गई। फिर समस्या आ गई। अब राजा राम के अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय था और इधर शाहू मुगलों के कैद में थे। ताराबाई फिर यसुबाई की तरह पर्दे के पीछे से शिवाजी द्वितीय को छत्रपति मानकर शासन करने लगी। इसी बीच 1707 में मृत्यु हो जाता है औरंगजेब का और बहादुर शाह प्रथम अगला मुगल शासक बनता है। बहादुर शाह प्रथम अगला मुगल शासक बनता है और यह अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए शाहू को मुगल कैद से इस उद्देश्य के साथ रिहा कर देता है कि जब यह रिहा होंगे तो ताराबाई कमजोर हो जाएगी, कारण कि वह ताराबाई से अपना अधिकार मांगेंगे। यही हुआ। 1707 में जब रिहा हुए तो ताराबाई और शाहू के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें ताराबाई हार मान गई और पन्हला के किले में शरण ले ली और सतारा पर अधिकार किसका हो गया? शाहू का हो गया।
साहू संचालन कर लेंगे सत्ता का 17 से। यह साहू अंतिम मराठा छत्रपति थे। इन्हीं के समय पेशवा प्रभुत्ववान हो गए। अब हम देखते हैं, पेशवा का वर्णन आगे करेंगे। अब हम देखते हैं मराठों का शासन व्यवस्था कैसा था, मराठों का राजस्व व्यवस्था कैसा था, मराठों का सैन्य व्यवस्था कैसा था। तो मराठों का शासन व्यवस्था, केंद्रीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय शासन व्यवस्था, मानी ऊपर से लेकर के नीचे तक शासन व्यवस्था का एक हिरार्की था। छत्रपति के शासन व्यवस्था में सहयोग करने के लिए अष्टप्रधान का निर्माण किया गया था। यह सुझाव देते थे, निर्देश नहीं। सुझाव देते थे। इनके सुझाव को छत्रपति माने या ना माने, यह उसके अधिकार पर डिपेंड था। इसमें पेशवा सबसे प्रमुख थे। पेशवा सबसे प्रमुख थे। मैंने चर्चा किया था, जब केंद्रीय शक्ति मजबूत होती है तो उनके सहयोगी तथा क्षेत्रीय शक्तियां उनके अधीन कार्य करती हैं। मराठा, जब शिवाजी के अधीन मराठा साम्राज्य था, तब यह अष्टप्रधान उनके अधीन कार्य करता था। उनके बिना कोई निर्णय नहीं ले सकता था। यानी कि अष्टप्रधान की प्रमुखता उतनी नहीं थी जितना छत्रपति की थी। मोरो त्र्यंबक पिंगले शिवाजी के समय प्रमुख पेशवा थे, उनका प्रमुख पेशवा थे। लेकिन साहू के समय बालाजी विश्वनाथ भट्ट से पेशवा का पद प्रमुखता से स्थापित हो गया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट से आगे हम चर्चा करेंगे पेशवाओं का। तब तक हम थोड़ा सा वर्णन इनके सैन्य व्यवस्था का कर लें, राजस्व व्यवस्था का कर लें। सबसे पहले हम प्रशासनिक व्यवस्था का तो मैंने चर्चा कर दिया। प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन में प्रमुख अष्टप्रधान और इसी तरह क्षत्रिय भी था। प्रशासनिक व्यवस्था के बाद राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में चौथ सरदेशमुख, भू राजस्व, युद्ध में लूटा माल, व्यापार कर, उद्योग कर तथा भेंट। उसके बाद सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था 3 अंग थे: पागा, सिलहदार तथा पैदल सैनिक। यह पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीय और प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर पर भी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण शिवाजी ने किया था। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में अष्टप्रधान, जिसमें प्रमुख पेशवा थे। शिवाजी के समय मैंने बताया था मोरो त्र्यंबक पिंगले। राजस्व व्यवस्था में चौथ था, जो 25% यानी कि 1/4 होता था। सरदेशमुख 10% यानी कि 1/10 था। भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर के भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित था। लूट में जो युद्ध अभियान होता था किसी क्षेत्र पर, वहां से जो
इनकम होती थी, यह भी इनकम का एक साधन था। व्यापार पर जो टैक्स लगता था यह भी इनकम का साधन था। उद्योग पर जो टैक्स लगता था यह भी इनकम का साधन था। और राजा को स्वेच्छा से जो भेंट दिया जाता था, मिलता था, यह भी इनकम का एक साधन था। सैन्य व्यवस्था, 3 प्रकार के सैन्य व्यवस्था थे, पागा, सिलहदार और पैदल सैनिक। तो ये पूरी इनकी व्यवस्था थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत ही शासन का संचालन होता था मराठा साम्राज्य के अधीन। अभी तक तो हमने छत्रपति को देखा कि किस तरह शिवाजी के बाद संभाजी, राजाराम, ताराबाई, यशुबाई और साहू ने शासन का संचालन किया। अब हम आते हैं पेशवाओं के अधीन। बालाजी विश्वनाथ भट्ट के बाद पेशवा पद प्रमुखता में आ जाता है। बालाजी विश्वनाथ भट्ट 1713 से 1720 तक, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक, बाजीराव 1740 से 1761 तक। इसी तरह आगे भी आए और बाजीराव अंतिम था, बाजीराव द्वितीय 1853 तक। इनके दत्तक पुत्र नाना साहब थे 1853 से 1857 तक। तो हम देखते हैं कि बालाजी विश्वनाथ भट्ट 1713 में साहू के समय पेशवा बने और यहां से पेशवा पद पैतृक हो गया। बाजीराव के समय पेशवा पद और भी प्रमुखता से आगे बढ़ा, कारण कि बाजीराव प्रथम क्या थे, एक साम्राज्यवादी पेशवा थे। वह हमेशा निरंतर मराठा साम्राज्य का पताका एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलाना चाहते थे और इसके लिए निरंतर प्रयास भी करते रहते थे। इसी क्रम में उत्साहित होकर और मुगल साम्राज्य की क्षीणता को देखते हुए उन्होंने साहू से कहा कि आओ इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएगी और इस तरह मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगा। प्रत्युत्तर में साहू ने उनसे कहा था, निसंदेह आप इस कार्य को कर पाएंगे, आप मराठा विजय पताका को हिमालय के पार गाड़ देंगे, आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। इससे क्या परिलक्षित होता है? इससे यह परिलक्षित होता है कि बाजीराव प्रथम एक मजबूत एवं साम्राज्यवादी प्रशासक के रूप में सिद्ध हुआ। इसके अलावा हम आगे आते हैं तो बाजीराव को देखते हैं। इनके समय 2 प्रमुख घटना होती हैं। एक 1750 में संगोला की संधि और दूसरा होता है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध। संगोला के संधि के अंतर्गत क्या होता है कि साहू और किसके बीच होता है? बालाजी बाजीराव के बीच। संगोला के संधि के अंतर्गत मराठा शक्ति पूरी तरह से पेशवा के अधीन चली जाती है और छत्रपति नाम मात्र का छत्रपति रह जाता है। मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ। कई बार आक्रमण हुए, लेकिन सबसे प्रमुख आक्रमण कौन था? 1761 में। मुगल उतने मजबूत थे नहीं, प्रतिकार कौन करेगा भाई? तो मराठा। बालाजी बाजीराव उस वक्त पेशवा थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सदाशिवराव भाऊ, विश्वासराव, इब्राहिम शाह गर्दी और
बहुत सारी मराठा सैनिकों को अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध भेजा। यद्यपि कि विश्वासराव सेनापति था, लेकिन वह नाम मात्र का था। प्रमुख सेनापति का कार्य सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और तोपची इब्राहिम शाह गर्दी था। लेकिन इस युद्ध में सभी मारे गए और मरने के साथ ही मराठा शक्ति कमजोर हो गई। जो दावेदार थी मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में, वह समाप्त हो गई। मैंने चर्चा किया था कि वांडीवास का युद्ध हुआ था। विदेशी शक्तियों में कौन कौन? विदेशी शक्तियों में फ्रांसीसी, अंग्रेज भारत में मुगलों के उत्तराधिकारी के दावेदार थे, उत्तराधिकार का दावेदार थे। उसमें वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज बच गए, और इधर मराठा हार गए। अब कौन बचा? अंग्रेज। अंग्रेज अब अपने साम्राज्य का विस्तार की नीति पर चल दिए। इसी क्रम में अंग्रेज और मराठों के बीच 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध बाजीराव द्वितीय के समय हुआ और 1853 में अंग्रेज और मराठों के बीच तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद एक संधि हुई, और इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज मराठों को यह कहे कि आपको कानपुर के बिठूर में रहना होगा और अब आपको पेंशन दिया जाएगा। अंग्रेजों का पेंशन पर आप जीवन का निर्वहन करेंगे। 1853 तक कानपुर में रहे और वहीं पर इनका देहांत हो गया। इसके बाद इनका दत्तक पुत्र नाना साहब हुआ। नाना साहब को अंग्रेज पेंशन देना बंद कर दिए। कहे कि यह पेंशन केवल बाजीराव द्वितीय के लिए था। डलहौजी की नीति हम पढ़ेंगे। डलहौजी ने अपनी नीति में क्या कहा था? हड़प नीति के अंतर्गत कहा कि जिस भी भारतीय शासक को अपना पुत्र नहीं है तो उसका दत्तक पुत्र उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। इसी उद्देश्य के साथ, इसी सोच के साथ नाना साहब, जिसको धोंधू पंथ भी कहा जाता था, का पेंशन बंद कर दिया गया, देना बंद कर दिया गया। अब यही धोंधू पंथ कानपुर से तात्या टोपे के साथ 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों के साथ हिस्सा लिए। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट अगले क्लास में। थैंक यू।